मैंने आपको कैरोलिन एज की वीडियो में बताया था कि हम लिटरेचर के बारे में इस एज ऑफ मिल्टन की वीडियो में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैरोलिन एज में ड्रामा, पोइट्रीज, प्रोज, फिक्शन और इस एज के फेमस राइटर्स की क्या कंडीशन थी, यानी कि इस एज में ये सभी बातें किस तरह से चल रही थी। और साथ ही में यहाँ पर हम सबसे मेजर राइटर जिसके नाम पर ये एज है, यानी कि जॉन मिल्टन, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी पोइट्रीज की। देखिए इस एज में ना पोइट्री बहुत ज्यादा फेमस हुई। हमने देखा था कि कैरोलिन एज में प्रोटेस्टेंट यानी कि प्यूरिटन लोगों का ज्यादा बोलबाला था। उस वजह से ये लोग ड्रामा को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि क्रिश्चियन धर्म में ड्रामा को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और उसी वजह से वो ज्यादातर इम्पोर्टेंस देने लगे थे रिलीजियस पोइट्री को। उस वजह से इस एज में ना प्यूरिटन्स की इन बातों की वजह से रिलीजियस की पोइट्री ज्यादा से ज्यादा फेमस हुई। साथ ही साथ में मेटाफिजिकल पोइट्रीज भी डेवलप होने लगी थी और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कैवलियर पोइट्स। देखिए एक सीरीज से देखेंगे रिलीजियस पोइट्री। इसका रीज़न तो मैंने पहले ही बताया है, प्यूरिटन्स लोगों का ज़्यादा बोलबाला था और उनका जो मानना था उस वजह से रिलीजियस बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलने लगा, जिस वजह से रिलीजियस पोइट्रीज की इम्प्रूवमेंट होने लगी। बाद में आते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। जॉन बेंसन ने इसे कॉइन आउट किया था इस टर्म को और उन्होंने इसका ये मीनिंग बताया है कि मेटाफिजिकल यानी कि ऐसे पोइट्स जो कि दुनिया से परे होते हैं या फिर दुनिया से अलग बातें लिखते हैं जो कि समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो लिसिडियस, उन्होंने ये डेडिकेट की थी उनके एक एडवर्ड किंग नाम के फ्रेंड को और उन्होंने इस पोएम में पति और पत्नी को इस तरह से एक एग्जाम्पल के साथ जोड़कर एक्सप्रेस किया है, जिस वजह से ना इस पोएम को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री का यही मीनिंग है कि पोएट इस तरह की तुलना करता है जिससे हमें समझना डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कैवलियर पोइट्स के बारे में। देखिए कैवलियर पोइट्स एक कोर्टली पोइट्रीज का ग्रुप होता था, यानी कि कोर्ट से रिलेटेड बातें। अब देखिए कोर्ट में किंग इंपॉर्टेंट होता था, उस वजह से कैवलियर पोएट किंग के बारे में ही लिखा करते थे। और इस एज में कैरोलिन एज में किंग कौन था? चार्ल्स फर्स्ट। और इसी चार्ल्स फर्स्ट के बारे में ये कैवलियर पोएट्स का ग्रुप लिखा करता था। तो देखेंगे कि इस कैवलियर पोएट्स के ग्रुप में कौन कौन आता है। सबसे पहले है थॉमस क्रीव, दूसरे है रॉबर्ट हेरिक, तीसरे है सर जॉन सकलिंग और आखिरी है रिचर्ड लॉरेंस। तो ये जो ग्रुप था ना, ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स के बारे में ही लिखा करता था। किंग चार्ल्स की बातों को बढ़ा चढ़ाकर इनमें लिखने की वो कोशिश करते थे और यही बातें होती थी। चार्ल्स कैसे थे कैरोलिन एज में, तो ये हमने डेप्थ में देख लिया। उस वजह से मैं कुछ अब नया नहीं बताऊंगी यहाँ पर। उस वजह से चार्ल्स जैसा भी था, लेकिन ये कैवलियर पोइट्स उनको ही ज़्यादातर बढ़ावा देते थे, उनके ही बारे में लिखते थे। अब इस एज की प्रोज के बारे में बात करते हैं। देखिए इस एज में ना प्रोज बहुत अच्छा चला। प्रोज में ना सोशल पर और पॉलिटिक बातों पर ज्यादातर लिखा जाता था। इस एज में साइंस डेवलप हो रहा था, उस वजह से लोग ना साइंस को बाकी चीजों से मिक्सअप करके लिखने की कोशिश में नजर आते थे, जैसे कि साइंस और फिलोसॉफी को मिक्स करके लिखना, जैसे कि साइंस और रिलीजियस के बारे में मिक्सअप करके लिखना, जो कि उस एज की कुछ एग्जाम्पल में ये प्रूव हुआ है। यहाँ पर ना जो कॉलोनीज थे वो बाहर जाते थे और बाहर जाकर जब वापस आते थे तो ना ही तो वो ट्रैवलॉग ही लिखते थे, बल्कि उनका अब ये ग्रुप कॉलोनियल वॉयकेज लिखता था। इंग्लैंड के लोगों को अगर बाहर जाने की इच्छा है तो बाहर जाने के लिए तो बहुत पैसे लग रहे थे, लेकिन उस एज में लोग इफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस वजह से जिस किसी भी लोगों को बाहर जाने की इच्छा रहती थी, इन कॉलोनियल वर्क्स को पढ़ते थे। अब इसमें उनको जहाँ पर जाना है वहाँ की पूरी डेप्थ नॉलेज लिखी जाती थी, जैसे कि अगर वहाँ के लोगों को इंडिया में आना है और इंडिया के कल्चर के बारे में जानने की बड़ी इच्छा है तो वो लोग इन कॉलोनियल वर्क्स को पढ़कर जानकारी हासिल कर सकते थे। और यही सब कुछ इसमें था जो कि इस एज में इस प्रोज में ज्यादा से ज्यादा फेमस होने लगा। अब देखिए फिक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर फ्रांसिस गॉडविन नाम के एक राइटर है जो कि फिक्शन बहुत अच्छा लिखते थे। उनका द मैन इन द मून 1638 में पब्लिश किया हुआ एक वर्क है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस था। इन शॉर्ट अगर बताऊं तो चांद पर एक इमेजिनरी सफर कैसा रहेगा, इसके बारे में ये एक कहानी है जो कि इन्होंने इस वर्क में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब की है। चलिए अब बात करेंगे ड्रामा की। देखिए इस एज में ना ड्रामा बिल्कुल भी प्रोग्रेस में नहीं था, क्योंकि पार्लियामेंट्री ने 1642 में एक एक्ट निकाला और उस एक्ट में ये था कि पार्लियामेंट्री ने सारे ड्रामास के जो थिएटर्स थे या फिर ड्रामा चलाने की जो भी मीडियम थे उनको बंद करवाया था। अब ड्रामा को क्यों लोग नहीं मानते थे ये तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया। उस वजह से ड्रामा में बताने के लिए ऐसी नई बात और खास बात कुछ है ही नहीं। एक्चुअली ड्रामा में प्रोग्रेस एलिजाबेथ में थी। एलिजाबेथ एज में देखा था हमने कि ड्रामा कितनी अच्छी तरह से डेवलप
डेवलप होने लगा था। जैकोबियन एज में भी ड्रामा ठीक ठाक था, लेकिन कैरोलिन एज में, जिस एज को हम पढ़ रहे हैं, इस एज में ना बिल्कुल भी ड्रामा की प्रोग्रेस बंद हो चुकी थी। एक तरीके से ड्रामा के लिए तो ये एज एक जहन्नुम से कम नहीं था। अब चलिए बात करेंगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट राइटर जिनके नाम पर ये एज को मैंने डेडिकेट किया, जॉन मिल्टन। देखिए, जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में, लंदन में उनका जन्म हुआ था और 1674 में उनकी मौत हो चुकी थी। 1674 में उनका बहुत ही फेमस वर्क पब्लिश हुआ था और वो सेकंड एडिशन था, वो हम आगे देखेंगे। बेसिकली जॉन मिल्टन की लाइफ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है कॉलेज, दूसरा है हॉर्टन, तीसरा है प्रोज और सबसे आखिरी है लेट पोइटिक। देखिए, सीरीज से देखेंगे वो जब कॉलेज में पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज में, तब का ये एज है और उन्होंने अपनी उम्र के 21 साल में ही एक वर्क को पब्लिश किया, ऑन द मॉर्निंग ऑफ चेरिश्ड नेटिविटी। यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। अब आगे देखेंगे हॉर्टन। इस टाइम में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलिंग की, वो ज्यादातर ट्रैवल कर रहे थे इस एज में। उन्होंने इस एज में ली एल्ग्रो, आई एल पेंसरसो कॉमर्स इन वर्क को लिखा। अब अगला पोर्शन है प्रोज। देखिए, इस एज का टाइमिंग है 1640 से लेकर 1660 तक। तो इस एज में उन्होंने अपना एक फेमस वर्क लिखा, जो कि उन्होंने इस बात के लिए लिखा था कि पोइट को कुछ फ्रीडम मिले, क्योंकि जॉन मिल्टन की बहुत सारी राइटिंग पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया उनको एरियोपागिटी का। 1644 में ये उनका वर्क आया था, कुछ फ्रीडम मिले पोएट्स लोगों को उनकी राइटिंग में। बाद में उन्होंने ऑफ क्रिस्टियन डॉक्ट्रिन 1825 में उनका ये वर्क आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। अब सबसे आखिरी का उनका स्टेज है लेट पोइटिक वाला। देखिए, इस एज में उनको अरेस्ट किया गया था, तो ये एज बहुत ही उनकी स्ट्रगल एज थी, लेकिन उसके भी बावजूद उन्होंने यहाँ पर उनका सबसे फेमस वर्क लिखा, जो है पैराडाइज लॉस्ट। हम लिटरेचर पढ़ते हुए पैराडाइज लॉस्ट का नाम बहुत बार सुनते हैं। तो यही है जॉन मिल्टन, जो कि शेक्सपियर के बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है इंग्लिश लिटरेचर में। एक्चुअली ड्रामा में उनका इतना डिवोशन तो नहीं था, लेकिन बाकी चीजों में इतना ज्यादा उन्होंने वर्क लिखने में अपना कीमती टाइम दिया लिटरेचर को, जिस वजह से शेक्सपियर के बाद विदाउट ड्रामा उन्हें बहुत ज्यादा माना जाता है। तो इस एज में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा 1667 में। ये पहला एडिशन है और ये 10 बुक में डिवाइड कर लिखा था। तो ये थी 1607 की बात। बाद में उन्होंने उनका सेकंड वर्जन निकाला और वो सेकंड वर्जन उन्होंने 10 किताबों के बजाय यहाँ पर 12 किताबों में निकाला। तो ये निकाला था उन्होंने 1674 में, जो कि आज भी इंग्लिश लिटरेचर का एक बेमिसाल वर्क माना जाता है। पैराडाइज लॉस्ट ये एक इपिक पोएम है और ये एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। जॉन मिल्टन ने उनकी लिखावट में ज्यादा से ज्यादा यूज किया है ब्लैंक वर्स को, जैसे कि नॉन ड्रामेटिक फॉर्म को अगर पोइट्री में फिटअप करना है तो ये ट्रिक उन्होंने ब्लैंक वर्स के साथ कंप्लीट की थी। नॉन ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ पोइट्री को इन्होंने इससे कंप्लीट करवाया था। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ जॉन मिल्टन ही कर पाए थे उस वक्त। बाद में फिर उनके बाद तो उनका इन्फ्लुएंस लिया ही था, सबसे पहली बार उन्होंने ही इस बात को इन्वेंट किया। इसके बाद में उन्होंने पैराडाइज रीगन नाम का एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा, जो कि पब्लिश किया था 1671 में। और एक उनका फेमस वर्क है सैमसन एगोनिस्टिस। इसमें ना ह्यूमैनिटी पर उन्होंने ज्यादा बात की थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एज ऑफ मिल्टन की। आज के वीडियो में बस इतना ही।